जय हिंद प्यारे बच्चों, हम 10th क्लास एनसीईआरटी का कंप्लीट सीरीज आपको करवा रहे थे, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन और उसका कंप्लीट थ्योरी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आपको ये जो कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखते हैं और उसको खुद से समझने का प्रयास करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप मैथ में 100 to 100 करके एग्ज़ाम में आइएगा। आपको हम पीछे 4 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग इक्वल विभाजन प्रमिका को समझेंगे, इसको कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम प्रमेयिका, जिसको हम कहेंगे लेम्मा। प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम लेम्मा की, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्यारे बच्चों, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथन यानी कि अन्य स्टेटमेंट कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग अन्य कथन यानी कि अन्य अगर कोई अलग हमारा स्टेटमेंट होगा, उसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ स्वयं एक स्टेटमेंट है और उसी का प्रयोग अन्य स्टेटमेंट को हम लोग सिद्ध करने के लिए प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। विभाजन प्रमेयिका, प्यारे बच्चों बात करें, इसको हम लोग कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बात करें, हम इसका डेफिनेशन लिखा रहे हैं, फिर इस बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर Q तथा R दो अन्य
दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होता है। जहां हमारा कंडीशन होगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और हमेशा b से छोटा होगा। जहां हमारा ये कंडीशन होगा, ये हमारा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमिका कहलाता है। प्यारे बच्चे, इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें a बराबर b इंटू क्यू और प्लस r, ये हमारा कंडीशन बनेगा। और जहां हमारा होगा, जहां r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा b से छोटा होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक भाग लें, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने 3 से डिवाइड करा 10 को, 3 से हमने 10 को डिवाइड करा। अगर प्यारे बच्चों इसमें हम लोग बात करें, जब 3 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो प्यारे बच्चों, ये जो 3 होगा इसको हम लोग कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? भाजक, जिसे कहेंगे डिवाइजर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? डिवाइजर। ये जो 10 है इसे हम लोग कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? भाज्य, जिसको कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? डिविडेंड, डिविडेंड। और प्यारे बच्चों, ये 3 जो रहेगा ये हमारा भागफल। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? भागफल, जिसे हम लोग कहेंगे क्वोशिएंट। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? क्वोशिएंट। और ये प्यारे बच्चों हमारा रहेगा शेष। इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? शेष, जिसे हम कहेंगे रिमाइंडर। जिसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर। भाजक को प्यारे बच्चों हम लोग b से सूचित करेंगे। किसे सूचित करेंगे? b से। और जो भाज्य होगा इसे हम लोग a से सूचित करेंगे। किसे सूचित करेंगे प्यारे बच्चों? a से। यानी कि भाजक को हम लोग दिखाएंगे b से, भाज्य को दिखाएंगे a से प्यारे बच्चों, और हमारा भागफल को दिखाएंगे हम लोग, यानी कि जो भागफल रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे q से। और जो हमारा रिमाइंडर होगा शेष, इसे हम लोग दिखाएंगे r से। यानी कि हमारा जिससे हम लोग किसी संख्या में भाग लगाएंगे वो हमारा भाजक कहलाएगा। जिस संख्या में भाग लगाएंगे उसे भाज्य कहेंगे। और जो हमारा भागफल आएगा उसे भागफल यानी कि हमारा क्वोशिएंट कहेंगे। और जो हमारा शेष आएगा, जो हमारा लास्ट में माइनस करने के बाद यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा संख्या बचेगा उसको हम लोग कहेंगे शेष यानी कि रिमाइंडर। इसको हम लोग r से सूचित करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, और जहां हमारा 0 से बड़ा या बराबर होता है r और हमारा b से हमेशा छोटा होता है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों, हमने लिखा था a बराबर b इंटू क्यू और प्लस r। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और जहां पे हमने एक कंडीशन आपको अभी बताया था, r जो होगा वो हमारा 0 से हमेशा बड़ा या बराबर और हमेशा हमारा b से छोटा होगा। अभी एक बात को यहाँ पे हमने समझाने का आपको प्रयास करा था
जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको हम लोग कहेंगे भाजक, यानी कि हम लोग कहेंगे डिवाइजर। सॉरी, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? डिवाइजर। और जिसमें भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों उसको कहेंगे भाज्य, यानी इसे हम लोग कहेंगे डिविडेंड। और जो हमारा भागफल आएगा उसे कहेंगे क्वोशिएंट, यानी कि प्यारे बच्चों भागफल। और जो शेष आएगा उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर। हमने आपको कहा था जिससे भाग लगाएंगे उसे हम लोग बी से सूचित करेंगे, जिस पे भाग लगाएंगे उसे हम लोग ए से सूचित करेंगे, और जो भागफल होगा उसे हम लोग क्यू से सूचित करेंगे, और जो हमारा शेष होगा उसे हम आर से सूचित करेंगे। अब प्यारे बच्चों इस बात का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम किसी भी संख्या में भाग लगा रहे हैं, आप यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम किसी भी संख्या पे भाग लगा रहे हैं, जैसे हम 3 से भाग लगा रहे हैं 10 को, 3 से अगर 10 को हम भाग लगा रहे हैं तो 3 3 जा 9, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, हमने लिखा इसको ए लिखे थे, इसको बी माने थे, यानी कि हमारा डिवाइजर, और ये हमारा डिविडेंड, और ये क्वोशिएंट यानी कि हमारा क्यू, और हमारा शेष आर था। इस बात को हमने माना था। तो प्यारे बच्चों हमने लिखा था ए बराबर जो होता है वो बी, यानी कि हमारा बी यहाँ पे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि बी इंटू क्यू और प्लस आर, ये बात हमने लिखा था। क्या ये बात सही है? हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा 10 बराबर बी हमारा कितना है प्यारे बच्चों? 3, यानी कि हमारा डिवाइजर कितना है प्यारे बच्चों? 3, और हमारा क्वोशिएंट कितना है प्यारे बच्चों? 3, अब प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। तो हमने देखा प्यारे बच्चों ये 10 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमने ये जो भाग कर रहे हैं ये भाग हमारा कंप्लीट सही भी है। 3 3 जा 9 और 1 ये हमारा 10, यानी कि हमारा भाग भी ये सही है। इसी बात को हम लोग ए को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि ए की बात करें, ए बराबर हो जाता है बी इंटू क्यू, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि बात करें हम लोग भाजक और भागफल का गुना करके अगर हम लोग रिमाइंडर को जोड़ दें। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम क्या करें, भाजक और हम लोग भागफल को गुना करके अगर उसमें शेष जोड़ देते हैं तो हमारा भाजक के बराबर हो जाता है। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, अगर हम क्या करें इस भाजक को भागफल के साथ गुना कर दें और फिर इसको जो हम लोग शेष के साथ जोड़ दें तो ये जो हमारा प्राप्त होगा इस भाज्य के बराबर होगा। हमने ये कहने का आपको प्रयास करा है। यानी कि हम लोग क्या करें, भाजक को यानी कि भाजक को गुना करें भागफल के साथ और जोड़ दे रिमाइंडर को तो हमारा भाज्य के बराबर हो जाता है। ये बात आपको समझाने का प्रयास करें। तो आपने इस बात को समझ पाए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इसको आप ध्यान से समझते चलिएगा। प्यारे बच्चों इस बात का अब मतलब हम लोग समझते हैं। 0 से बड़ा या बराबर आर, 0 से बड़ा या बराबर हमारा आर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। अगर प्यारे बच्चों हम भाग लगा रहे हैं, अगर 3 से हम लोग भाग लगा रहे हैं 12 को, अगर 3 से हम 12 को भाग लगा रहे हैं तो 3 4 जा 12, हमारा शेष कितना आ गया प्यारे बच्चों? 0। अगर प्यारे बच्चों इस हम भाज्य को अगर बढ़ाते चले जाएं, आप देखते चले जाइएगा, अगर हम क्या करें यहां पे जो हमारा भाज्य है भाज्य को अगर बढ़ाते चले जाए, अगर यहां पे हमने 13 लिख दिया तो 3 4 जा 12, फिर भी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर हम दोबारा भाग कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग भाज्य को और बढ़ा के यहां पे 14 कर रहे हैं, 3 4 जा 12, तो प्यारे बच्चों अगर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। फिर हम लोग इसको आगे और बढ़ाए, 3 से अगर हम लोग 15 को भाग लगाए तो देखेंगे प्यारे बच्चों 3 से जैसे 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15,
यानी कि हमारा जीरो रिमाइंडर आ गया। तो आपने एक बात को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, हमने जो कंडीशन लिखा था जीरो के बराबर या बराबर होता है आर, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है आर, ये हमारा कंडीशन बना रहा है। देखिए कैसे, हमारा जो रिमाइंडर है एक बार जीरो प्राप्त हुआ है, जो हमारा जीरो के बराबर हम लोग कह सकते हैं। अगेन जब हमने भाज्य को बढ़ा दिया तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो गया एक, फिर हमने और बढ़ाया, भाज्य को और बढ़ा दिया तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो गया कितना, 2। और प्यारे बच्चों फिर हमने बढ़ाया तो अगेन कितना हमें मिल रहा है, 0। यानी कि हमारा जो यहां पे हमारा भाजक जो है प्यारे बच्चों, भाजक हमारा कितना था, 3 था। भाजक कितना था प्यारे बच्चों, 3 था। तो हमने देखा प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी संख्या से, यानी कि किसी भी संख्या से हम लोग भाग लगा रहे हैं किसी संख्या में, तो उसका रिमाइंडर हमेशा जो होगा या तो 0 होगा या हमारा जो भाजक होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा। 0 के बराबर हो सकता है और भाजक से हमेशा छोटा होगा। हमने यहां पे 3 हमारा भाजक हो गया, 3 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे भाजक हो गया। अब जैसे हमारे ये भाजक था तो भाजक से जैसे हमने भाग लगाया किसी संख्या में, तो हमने देखा हर बार जो रिमाइंडर आया वो हमारा भाजक से छोटा ही प्राप्त हुआ। जैसे एक बार हमें 0 मिला, एक बार 1 मिला, फिर हमारा 2 मिला, अगर हम बढ़ाएंगे फिर हमारा 0 मिलेगा, फिर बढ़ाएंगे अगर 16 ले लेंगे फिर हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर हम लोग 17 लेंगे फिर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 18 लेंगे फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि हम प्यारे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं हमेशा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 से बराबर या 0 से बड़ा, और हमेशा हमारा किससे छोटा आ रहा है, भाजक से छोटा आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आपने इस बात को समझ पाए हैं, यानी कि हमारा ये जो कंडीशन बनता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, और जहां हमारा r के साथ कंडीशन बनता है r जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और हमेशा b से छोटा होगा। हमने हर बार यहाँ पे देखा है प्यारे बच्चों कि एक बार 0 आया, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, और हमेशा जो हमारा भाजक था लेकिन हमारा भाजक से हमेशा छोटा ही प्राप्त हुआ हमारा शेषफल। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपने इस बात को समझा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस बात को हम लोग आगे समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों हमने अभी आपको लिखा था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो हमारा भाज्य होगा वो हमारा बराबर होगा भाजक गुने भागफल, भागफल और हमारा प्लस शेष के। हमने यही बात कहा था प्यारे बच्चों। और जहां हमारा कंडीशन आपको बना था 0 से बड़ा या बराबर होगा शेष, और हमेशा छोटा होगा किससे प्यारे बच्चों, भाजक से। ये हमने अभी आपको कंडीशन समझाया। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, भाजक को लिख सकते हैं, भाज्य को डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड ये बराबर होगा डिवाइजर और इनटू क्वोशिएंट। प्यारे बच्चों अब हम एल्गोरिथम को समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें एल्गोरिथम, प्यारे बच्चों इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, फिर बातों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें तो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम सुपरिभाषित सुपरिभाषित चरणों का
चरणों का एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग एक एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है, विधि प्रदान करता है। हमने लिखा प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। ये किस प्रकार का एक हमारा विधि प्रदान कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ए और बी जिसमें ए बड़ा हो बी से, ठीक ना। जिसमें हमारा कंडीशन बनेगा, हम लिख रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जिसमें ए बड़ा हो बी से का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का यानी कि स्टेप चरणों का अनुसरण करेंगे, हमने लिखा प्यारे बच्चों, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जिसमें ए बड़ा हो बी से का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करेंगे। कुछ स्टेप लिखेंगे, वही जो स्टेप होगा वही हमारा एल्गोरिथम कहलाएगा। तो प्यारे बच्चे, हमने सबसे पहले लिखा एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। इसी में हमने लिखा एक हमारा समस्या हो गया जिसमें हमने लिखा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जिसमें ए बड़ा हो बी से का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों यानी कि स्टेप का अनुसरण करेंगे। यह जो हम लोग स्टेप लिखने जा रहे हैं, यही स्टेप हमारा पूर्ण रूप से एल्गोरिथम कहलाएगा। प्यारे बच्चे, हम लोग एक एक स्टेप इसमें लिखने जा रहे हैं और समझने का भी प्रयास करेंगे। अगर स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 धनात्मक पूर्णांक युग्म यानी कि दो संख्या रहेगी, युग्म यानी कि जोड़ा, युग्म दिए रहने पर सबसे पहले बड़ा धनात्मक पूर्णांक की पहचान करेंगे। यानी कि हमारा दो संख्या ए और बी अगर दिया रहे तो उसमें सबसे पहले जो बड़ा पूर्णांक रहेगा उसी का हम लोग पहचान करेंगे, ठीक ना। जिसे
जिसे ए मानेंगे, ए मानेंगे, और छोटा पूर्णांक, और छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक बी मानेंगे, बी मानेंगे। अगर इसी में प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करें, स्टेप अगर इसमें हम लोग सेकेंड की बात करें, ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए हम लोग इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक ए और बी के लिए, बी के लिए इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन प्रमेय का, इक्वल विभाजक प्रमेय का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तथा दो अन्य धनात्मक पूर्णांक, दो अन्य अद्वितीय भी कह सकते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय पूर्णांक, पूर्णांक Q तथा R, Q तथा R प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे। अगर इसमें हम लोग प्यारे बच्चों बात करें, हम इसमें लिख सकते हैं A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, और जहां हमारा R बनेगा कंडीशन, ठीक ना, जीरो से बड़ा, यानी कि सॉरी, अगर जीरो से बड़ा या बराबर होगा R और हमेशा प्यारे बच्चों B से छोटा होगा, ये हमारा कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों हमने लिखाया धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तथा दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R प्राप्त करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पे हमने लिखा जैसे दो हमारा, हमने कोई दो संख्या लिया जैसे 12 और 36, हमने ये दो संख्या ले लिया। पहला स्टेटमेंट में हमने लिखा दो यानी कि धनात्मक पूर्णांक युग्म दिए रहने पर सबसे पहले बड़ा धनात्मक पूर्णांक का यानी कि पहचान करेंगे। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन सा हो गया, 36 हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, और जिसे ए मानेंगे तथा छोटा पूर्णांक बी मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 36, और जो हमारा छोटा रहेगा उसको बी मान लेंगे, बी यानी कि 12। ये बात हमने पहला स्टेटमेंट में लिखा। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने लिखा धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तथा दो अन्य अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर प्राप्त करेंगे। बात सही है। हम क्या करें, इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। ए बराबर कितना है प्यारे बच्चों 36, हमने 36 लिखा ए की जगह पे। बी कितना है प्यारे बच्चों 12, यानी कि हमने बी लगा दिया, यानी कि बी हमारा 12, और 12 यानी कि भागफल 12 तिया 36, यानी कि हमारा बराबर प्लस 0, यानी कि दो हमारा अलग संख्या यानी कि अद्वितीय हमारा पूर्णांक निकल के आ रहा है 3 और 0। जैसे यहाँ पे बात करें, हमने क्या करा 12 से 36 को डिवाइड करा, समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या करा प्यारे बच्चों 1236 को डिवाइड करा, तो 12 तिया यानी कि 12 3 जा 36, हमारा शेषफल कितना आ गया 0। तो हमने इस बात को यहीं पे लिखाया है धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि 36 हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पे भाज्य हो गया, और हमने 12 हमारा भाजक हो गया, यानी कि बी का काम कर रहा है। तो भाजक इंटू भागफल हमने अभी सीखा था, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेष होता है, और प्लस शेष, तो हमने इक्वल विभाजन प्रमेय का इसमें लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने क्या करा प्यारे बच्चों, इक्वल विभाजन प्रमेय का लगा दिया।
अगर यहाँ पे हमारा 36 ना होके यहाँ पर अगर हम संख्या 38 लेते, अगर 38 लेते प्यारे बच्चों, तब क्या होता? अगर हमने a को 38 ले लिया तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते थे, अगर हम लोग 38 को भाग लगाते तो 12 3 जा 36, हमारा शेष कितना आ जाता? 2। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते थे, यानी कि हमारा 38 बराबर, यानी कि हमारा भाज्य बराबर भाजक, भाजक यहाँ पे हमारा 12 और गुणे भागफल, भागफल कितना है प्यारे बच्चों? 3, भागफल कितना है? 3, यानी 12 3 जा 36 और हमारा शेष 2, तो हमारा ये भी 38, ये भी 38। तो हमने इक्वल विभाजन का प्रेमिका लगा देते, और जब हमारा कंडीशन बनता जो शेष होगा, शेष हमारा जो होगा हमेशा किससे छोटा होगा प्यारे बच्चों? जो हम लोग यहाँ से भाजक ले रहे हैं, भाजक से हमेशा शेष छोटा होगा। ये बात हमने सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है। प्यारे बच्चों आपने इस बात को समझा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग स्टेप 3 समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अब इसका हम लोग स्टेप 3 समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने लिखा था दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जिसमें a बड़ा हो b से का एचसीएफ। ये जो हम लोग स्टेप को फॉलो करेंगे, ये सिर्फ हम लोग इस एचसीएफ को ज्ञात करने, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये जो हमारा सुप्रसिद्ध एक श्रृंखला है, एक चरण हम लोग निकाल रहे हैं, इसी चरण का प्रयोग करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। हमने स्टेप 1 बता दिया, स्टेप 2, अब हम लोग स्टेप 3 समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम लोग स्टेप 3 की बात करें, हम यहाँ पे सेकेंड जो स्टेप है उसमें हम लोग एल्गोरिथम हम लोग यहाँ पे इक्वल विभाजन प्रमिका लगाएंगे। यदि हमारा कंडीशन बन जाए, यदि r बराबर 0 प्राप्त हो, तो भाजक, यानी कि भाजक b ही एचसीएफ होगा, अगर हमारा कंडीशन बनेगा। प्यारे बच्चों हमने कहा यदि r बराबर 0 प्राप्त हो तो भाजक b ही एचसीएफ होगा, यानी कि हमारा जो भाजक b होगा वही एचसीएफ होगा। जैसे हमने यहाँ पे 12 और 36 का एक एग्जाम्पल लिया था। अगर प्यारे बच्चों बात करें इस दोनों संख्या में, ये हमारा 12 भाजक का काम कर रहा है और 36 यहाँ पे हमारा भाज्य का काम कर रहा है। जब हम लोग 12 से 36 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 3 जा 36, तो हमने देखा प्यारे बच्चों इसका शेष कितना आ गया? 0। हमने वही लिखा है, यदि हमारा इक्वल विभाजन प्रमिका हमने सेकेंड जो हमारा स्टेप है अगर लगाएंगे, उसमें अगर रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त हो गया, तो ये जो हमारा भाजक होगा, भाजक ही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? ये जो भाजक होगा, भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 12 और 36 का जो एचसीएफ होगा, 12 और 36 का जो एचसीएफ होगा, वो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 30, एचसीएफ हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, यानी कि 12 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। हमने प्यारे बच्चों यह कहा है अगर रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा भाजक होगा, भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा। हमने यहाँ पे इस बात को समझाने का प्रयास करा। अगर प्यारे बच्चों अगर हमारा स्टेप 4 अगर हमारा रिमाइंडर 0 ना प्राप्त हो, तब हम क्या करेंगे इस बात को समझते हैं। स्टेप 4 यदि r नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो, अगर प्यारे बच्चों इसी में हम लोग बनाए, अगर हमने एक एग्जांपल ले ले 36, हमने ले लिया एक एग्जांपल 38 और एक संख्या हमने 12 ले लिया, ये दो संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना। और अगर 12 से हमने पहला ही स्टेप में, यानी कि सेकेंड स्टेप जो लगाएंगे इक्वल विभाजन प्रमिका,
इसमें अगर लगाएंगे 12 यानी कि 12 3 जा 36, यहाँ पे हमने संख्या लिखा 38, सॉरी संख्या जो रहेगा 38। अब 12 3 जा 36 और यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों देख लिया कि हमारा रिमाइंडर आ गया 2। तो अब हमारा क्या कंडीशन बनेगा, हमारा एचसीएफ कौन होगा। यहाँ तो हमारा दूसरा कंडीशन में 0 प्राप्त हुआ गया था, तो हमने 12 को ही एचसीएफ माना था। अब हम किससे एचसीएफ बनाएंगे, इस बात को समझते हैं। यदि r नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो तो आगे प्रक्रिया के लिए, तो आगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमिका का प्रयोग करेंगे, जिसमें r, ये जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, रिमाइंडर यानी कि r को नया भाजक बना लेंगे, r को नया भाजक तथा भाजक, यानी कि हमारा ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों, भाजक यानी कि हम लोग कह सकते हैं बी को नया भाज्य बनाएंगे, यानी कि क्या कहें प्यारे बच्चों, हमने लिखा यदि r नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 प्राप्त हो, बात को समझिएगा, 0 प्राप्त हो तो आगे इक्वल विभाजन प्रमिका का प्रयोग करेंगे। हम इसमें भी इक्वल विभाजन प्रमिका लगाएंगे, जिसमें r को नया भाजक, r को क्या बना देंगे प्यारे बच्चों, नया भाजक, और हमारा जो रिमाइंडर को नया भाजक बनाएंगे, और जो भाजक रहेगा, जो नया हमारा भाजक रहेगा यानी कि भाजक b, उसको क्या बना देंगे, भाज्य बनाएंगे, और इसको फिर लगाएंगे 2 6 जा 12, तो हमारा 0 प्राप्त हुआ। अब हमारा भाजक कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, ये भाजक कितना रह गया 2, यानी कि भाजक कितना है 2, यही 2 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही 2 क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। अगर फिर भी हमें आगे इस कंडीशन में भी अगर हमारा 0 प्राप्त ना हो, तो फिर से हम लोग अगेन क्या करेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा उसको बना लेंगे भाजक, और जो हमारा भाजक रहेगा उसको अगेन हम लोग क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बनाते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों नया भाज्य बनाएंगे, इसको अगर स्टेप हम लोग 5 में समझते हैं। भाज्य बनाएंगे और प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, हिंदी पे मत जाइएगा प्यारे बच्चों, मैथ के टीचर हैं। अगर स्टेप 5 की बात करें, प्यारे बच्चों, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जब तक शेष शून्य ना प्राप्त हो, तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, हमने लिखा जब तक शेष शून्य ना प्राप्त हो तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अंतिम यानी कि अंतिम जो हमारा भाजक होगा, यानी कि लास्ट में जो भाजक रहेगा, अंतिम भाजक
यानी कि हमने जब तक शेष शून्य प्राप्त ना हो तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। शून्य प्राप्त होने पर, शून्य प्राप्त होने पर अंतिम भाजक ही HCF होगा। अंतिम भाजक ही HCF होगा। वही बात हमने कहा है प्यारे बच्चों। अगर हम क्या ले लें, यहाँ पे 12 एक संख्या लिए हैं, अगर इससे हम लोग डिवाइड करें 40 में, ठीक ना, तो सबसे पहले 12 3 जा 36, हमारा 4 रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों फिर ये जो शेष आया, शेष को हम लोग क्या बना लेंगे, यानी कि रिमाइंडर को हम लोग क्या बना लेंगे, भाजक, और जो हमारा भाजक है उसको बना लेंगे भाज्य, और 4 3 जा 12, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12। तो इसमें जो हमारा HCF है, यानी कि जब तक 0 ना प्राप्त हो तब तक बढ़ाते रहेंगे, 0 प्राप्त होने पर अंतिम जो भाजक होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, HCF हो जाएगा। यानी कि HCF हमारा कितना निकल के आ गया, 4। इस तरह हम कर सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों इस बात को हम लोग यहाँ पे दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, 40 संख्या लिया था, 40 को हमने B माना, और हमारा 40 हमारा A था, यानी कि भाज्य था। इसको हमने 12 से भाग लगाया, 12 3 जा 36, और रिमाइंडर कितना आ गया था प्यारे बच्चों, 4। तो हमने सबसे पहले ये अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या करा प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, यहाँ पे 4 को बना लिया भाजक। 4 को क्या बना लिया प्यारे बच्चों, भाजक। और हमने क्या करा, यानी कि भाजक जो था उसको भाज्य बना लिया। यानी कि भाजक को क्या बना लेना है, अगेन हमें भाज्य बना लेना है, और जो शेष रहेगा उसको बना लेना है, शेष को बना लेंगे भाजक, और जो हमारा भाजक रहेगा उसको बना लेना है भाज्य। यानी कि शेष को उठा के यहाँ पे लाएंगे, ये हमारा भाजक बन गया। तो 4 3 जा 12, कितना आ गया, 4 3 जा 12, और प्लस रिमाइंडर 0। और जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये जो अंतिम भाजक होगा यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, HCF निकल के आ जाएगा। हमने इस बात को समझाया, हम आशा करते हैं आपने इस बात को समझा होगा। प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपने इस बात को समझा होगा, हमने आज आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में समझाया, एल्गोरिथम के बारे में समझाया। वो हमारा एक किसी भी प्रश्न को हल करने का एक हमारा विधि प्रदान करता है, जो एक चरणों को फॉलो करता है, यानी कि स्टेप को फॉलो करता है। हमने एल्गोरिथम को आपको समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद है आपने इस बात को समझा होगा। प्यारे बच्चों हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। कल हम लोग इससे आगे कुछ और क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेंगे और इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।